हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस बार यानी 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ठीक है। ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। यूनिट नंबर 12 यानी सरफेस केमिस्ट्री। इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो को बढ़िया से देखते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप नंबर है उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। चलिए, पृष्ठ रसायन क्या होता है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पृष्ठ यानी पृष्ठ रसायन क्या है, ठीक है। रसायन शास्त्र के वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के सतहों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठ रसायन कहेंगे। यानी सरफेस केमिस्ट्री क्या है? रसायन शास्त्र के वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के सतहों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये अपना भाषा में एकदम दोस्तों लिखा हुआ है, एकदम सही आंसर होगा। इसमें एक थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है टॉपिक्स अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है देख लीजिएगा। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण देखिए क्या होता है। जब किसी पदार्थ के अनेक कणों किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर जम जाता है तो उस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में जो पदार्थ किसी दूसरे सतह पर जमता है उसे उस पदार्थ का अधिशोष्य कहते हैं, तथा जिस पदार्थ के सतह पर जमता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं? अधिशोषक कहा जाता है। चलिए, अगला टॉपिक्स क्या है? अगला टॉपिक्स क्या है देखिए। अगला टॉपिक्स है अधिशोषक क्रिया। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अधिशोषक ही पढ़े ना। अधिशोषक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है फिजिकल यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। चलिए, एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण पहले क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। भौतिक अधिशोषण क्या है? यदि किसी अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच कमजोर बल अर्थात वंडर वाल कार्य करता है तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसका PDF हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप रासायनिक अधिशोषण इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल क्या होता है? निकेल के गर्म सतह जब H2 गैस अधिशोषण, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण, यदि अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच रासायनिक बंधन कार्य करता है तो उसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है निकेल के गर्म सतह पर इथाइन एवं H2 गैस के बीच प्रतिक्रिया। चलिए, आप देखिए रासायनिक और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में कुछ डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है भौतिक अधिशोषण में। इसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच बॉन्डर वाल कार्य करता है, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण में क्या हो जाएगा? इसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य के बीच रासायनिक बल कार्य करता है। चलिए,
दूसरा डिफरेंस देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा डिफरेंस है, यह क्रिया निम्न ताप पर होती है, यह क्रिया निम्न ताप पर होती है। इसमें रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। चलिए अगला है, अगला डिफरेंस है, यह एक यानी रासायनिक भौतिक अधिशोषण है ना, यह एक उभयधर्मी उभयगामी क्रिया है। और रासायनिक वाला हो जाएगा, यह उभयगामी प्रक्रिया है। भौतिक वाला हो जाएगा, यह बहुआण्विक सतह का निर्माण करता है। और रासायनिक वाला हो जाएगा, यह एकल आणविक सतह का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक्स, अधिशोषक एवं अधिशोष में अंतर। देखिए ये सब क्वेश्चन सेंटर में भी पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक इसको कहते हैं, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लगभग 5-6 बार पूछ चुका है, इस बार पूछने के बहुत चांस है, आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। चलिए, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या है? अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, पहला डिफरेंस क्या है देखिए, अधिशोषण में यह पदार्थ के सतह पर घटित होने वाली घटना है। अवशोषण, यह इसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पूरी संरचना में फैल जाता है। चलिए दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस, इसमें सतह पर पदार्थों के घनत्व एक समान नहीं होते हैं। अवशोषण हो जाएगा, इसमें पदार्थों का घनत्व पूरी संरचना में एक समान होता है। अगला डिफरेंस है, इसमें साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाता है, इसमें साम्य अवस्था धीमी गति से स्थापित होती है। चलिए, अधिशोषण क्रिया क्या क्या उपयोग है, उपयोग भी थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अधिशोषण क्रिया के उपयोग, एल्युमिनियम जेल एवं सिलिकल जेल में उपयोग अधिशोषण द्वारा नमी को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला उपयोग है एनिमल चारकोल का उपयोग रंगीन पदार्थों के रंग को अधिशोषित करने में किया जाता है। चलिए अगला अधिशोषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है? गैस की प्रकृति, पहला है गैस की प्रकृति। अस्थायी गैस जिसका द्रवीकरण आसानी से किया जाता है उसका अधिशोषण आसानी से होता है, परंतु अस्थायी गैसों का अधिशोषण आसानी से नहीं होता है। पहला कारक हो गया। दूसरा कारक है ताप पर प्रभाव। दूसरा कारक क्या है? ताप पर प्रभाव, ताप का प्रभाव। चूंकि अधिशोषण क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अतः ली चैटेरियल सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप पर अधिशोषण होगा। चलिए, अधिशोषक का क्षेत्रफल, अधिशोषक के क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण क्रिया बढ़ जाती है, अर्थात अधिशोषण का क्षेत्रफल घटने से अधिशोषक का क्षेत्रफल अधिशोषण क्रिया के समानुपाती होता है। चौथा कारक है दाब का प्रभाव। प्रारंभ में दाब बढ़ने से अधिशोषण क्रिया बढ़ जाती है और परंतु धीरे धीरे घटने लगती है। चलिए अगला है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिए, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण। चलिए, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण क्या होता है? वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्रिया में भाग न लेते हुए उसकी दर को बढ़ा देता हो उसे उत्प्रेरक कहते हैं, तथा उत्प्रेरक द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ये उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए उत्प्रेरण का प्रकार, पहला है होमोजेनियस कैटेलिस्ट।
दूसरा है हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट, तीसरा है एंजाइम कैटेलिस्ट, चौथा है सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट, पांचवा है प्रोमोटर कैटेलिस्ट, छठा है पिजन कैटेलिस्ट। चलिए एक एक करके हम लोग बाकी सबको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, होमोजीनियस कैटेलिस्ट, यानी समांग, इसका हिंदी की होता है समांगी उत्प्रेरक। होमोजेनियस कैटेलिस्ट का हिंदी, चलिए पहला क्या है होमोजेनियस कैटेलिस्ट यानी समांगी उत्प्रेरक। पहला क्या है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है देखते हैं। यदि उत्प्रेरक की अवस्था प्रतिक्रिया एवं प्रतिफल के अवस्था के समान हो, अर्थात तीनों एक ही अवस्था में हो, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट। हेट्रोजेनियस यानी विषमांगी उत्प्रेरक। यदि उत्प्रेरक की अवस्था प्रतिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था से भिन्न हो, तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। सिर्फ उसका विपरीत है। चलिए एंजाइम कैटेलिस्ट की होता है, एंजाइम देखते हैं। एंजाइम कैटेलिस्ट यानी एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो ग्लोबल प्रोटीन का बहुलक होता है। यानी एंजाइम क्या होता है, ग्लोबल प्रोटीन का बहुलक। पॉलीमर चैप्टर हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो सजीवों में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। चलिए अगला है सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट यानी आकृति चयनित उत्प्रेरक। वैसा उत्प्रेरक जो प्रतिकारक के आकृति पर निर्भर करता हो, उसे हम आकृति चयनित उत्प्रेरक कहते हैं। उसे हम आकृति चयनित उत्प्रेरक कहते हैं। और जियोलाइट एक आकृति चयनित उत्प्रेरक है जिसका उपयोग पेट्रोलियम क्षेत्र में किया जाता है। यह मिथाइल अल्कोहल को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर देता है। जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा क्या है प्रोमोटर कैटेलिस्ट। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। प्रोमोट करना नहीं होता है, प्रोमोट करना यानी प्रोमोटर का यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जब MO का प्रोमोटर का कार्य करता है, ठीक है। चलिए पिजन कैटेलिस्ट क्या होता है, पिजन यानी विष उत्प्रेरक। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता हो, उसे विष उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि आर्सेनिक विष उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए अगला क्या है, अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन। यह दो पदार्थों के विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार के बड़ा होता है, जबकि निलंबन विलयन के कण के आकार से छोटा होता है। इस विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये रेंज आप लोग याद धरिएगा, ठीक है। आगे हैं इस विलयन में जिस सतह की मात्रा अधिक रहती है उसे हम परिक्षेपण माध्यम, जबकि कम मात्रा वाले पदार्थों को परिक्षेपित अवस्था कहते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम का भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज ये मेरा पहला चैप्टर है। बच्चा सब कमेंट आ रहा था ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है हमको थोड़ा, इसलिए मैं अपना नोट से इसको अपने ढंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोलाइडल विलयन का वर्गीकरण। परिक्षेपित अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल के आधार को कोलाइडल विलयन कहते हैं। इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, द्रव स्नेही और द्रव विरागी। चलिए द्रव एक एक करके पढ़ते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है।
द्रव से नहीं क्या होता है, देखिए सॉरी दोस्तों, द्रव से नहीं, यदि कोलाइडल विलयन में परिक्षेपित अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अधिक आकर्षण बल कार्य करता है तो उसे हम द्रव से नहीं कोलाइडल विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लीजिए, गम हो जाएगा, जिलेटिन, ब्लड, ये सब हो जाएगा, ठीक है, द्रव से नहीं का। द्रव विरागी कोलाइडल वैसा कोलाइडल विलयन जिसमें परिक्षेपित अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच कम आकर्षण बल कार्य करता हो उसे द्रव विरागी कोलाइडल विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल्स, सल्फर सोल्स। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जिससे इसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।